राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम युक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। यकीन मानिए, जो भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपके बीच प्रस्तुत किए हैं वो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और बोर्ड परीक्षा में 100% आपको ये प्रश्न सफलता दिलाएंगे। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगामी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण बोर्ड प्रश्नों का लेखा जोखा। सबसे पहले साथियों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 20 जो नंबर हैं वो विद्यालय की ओर से भेजे जाएंगे और इस प्रकार से जो लिखित पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। पहले प्रश्न से लेकर 10वें प्रश्न तक जो हैं वो एबेसैदे प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिसको मल्टी चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है। उसमें आपको एक टिक लगाना होगा कि ए उत्तर है, ब है, स है या द है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक जो हैं, 11 तक जो हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1 नंबर के ही होंगे और उसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना होगा। इसमें भी प्रश्न नंबर 9, 10 और जो 11 हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न होंगे। इस तरह से 20 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक ये जो 8 प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, कुल 16 मार्क्स के होंगे ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक, मतलब 20 से 23 मतलब जो 4 प्रश्न होंगे ये 4-4 नंबर के होंगे, 16 मार्क्स के कुल। प्रश्न नंबर 24 और 25 जो है वो स्टूडेंट्स मानचित्र से संबंधित होंगे दोनों प्रश्न और इसमें चॉइस आएगी बाकायदा और 5-5 नंबर के ये प्रश्न होंगे। और आखिर में 26वां, 27वां और 28वां जो प्रश्न है वो बड़े प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न हैं और जो 6-6 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से 26, 27, 28 तीनों प्रश्न जो हैं वो कुल मिलाकर 18 नंबर के होंगे। इस तरह से आपकी परीक्षा में कुल 28 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। सबसे पहले देखिए साथियों, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपको निश्चित रूप से याद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में आपको इस प्रश्न के अंदर उत्तर देना है। इसी प्रथम पाठ में से ही अशोक का जो पार्ट है वो आप अच्छी तरह पढ़ के जाएं, क्योंकि मौर्य काल में अशोक से संबंधित प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो अशोक के धम्म के सिद्धांतों का उल्लेख करें। तो अशोक के धम्म के जो सिद्धांत हैं वो आप निश्चित रूप से पढ़ के जाएं। तो पहला तो प्रश्न है कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ये आप निश्चित रूप से पढ़ के जाएं, अच्छी तरह तैयार कीजिए इस प्रश्न को। इसके अलावा मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोक्स धम्म, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे देखिए साथियों, ये जो पूरा सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है ये 5 भागों में बांटा गया है और इसी भाग के आधार पर मैं आपके बीच प्रश्न लेकर आया हूं। तो पहला जो भाग है ये है इतिहास, हिस्ट्री से संबंधित, और इस भाग से
प्रश्न जो आएंगे वो कुल नंबर के आएंगे 20 नंबर के। तो कुल 20 नंबर के प्रश्न जो हैं वो इतिहास भाग से पूछे जाएंगे। और पाठ नंबर 1, 2, 3 और ये चारों पाठ जो हैं वो इतिहास से संबंधित पाठ हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो गुप्त काल में से आपको ध्यान में रखना है वो है समुद्रगुप्त के संदर्भ में। समुद्रगुप्त को आप अच्छी से पढ़ के जाइए, छोटे प्रश्नों की दृष्टि से भी और एक एक नंबर वाले प्रश्नों की दृष्टि से भी। और इसके संदर्भ में यदि बड़ा प्रश्न बनेगा तो बड़ा प्रश्न जो है वो 4 नंबर का यही बनेगा, या फिर 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि समुद्रगुप्त की विजयों व उपलब्धियों का वर्णन करें। तो समुद्रगुप्त को आप मेन हाईलाइट जरूर करें। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो हर्षवर्धन से संबंधित, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रश्न है ये बड़े प्रश्न हैं। हर्षवर्धन से संबंधित जो प्रश्न है वो 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, एबेसदय का प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है। अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति समझाइए। अब देखिए ये जो 4 प्रश्न हैं हर्षवर्धन तक, ये हैं आपके पाठ नंबर 1 से संबंधित। पाठ नंबर जो 1 है जो कुल 5 अंकों का आएगा, इसका मतलब 1, 2, 3 और ये 4, ये जो 4 प्रश्न हैं ये कुल 5 अंकों का भार रखेंगे। तो इसके बाद में जो 5वां प्रश्न है यहां से चालू होगा अपना दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में आपको दिल्ली सल्तनत में विशेष रूप से खिलजी वंश पढ़ना है और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के संदर्भ में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको अच्छी तरह पढ़कर जाना है। इसके अलावा गुलाम वंश के शासक बलबन के बारे में भी आप निश्चित रूप से पढ़कर जाएं। बलबन के संदर्भ में इसकी जो नीति थी लौह रक्त की नीति, जिसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, इसके बारे में छोटा प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है। इसी तरह से पाठ नंबर 2 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो नवीन योजनाएं अपनाई गई थीं उनके संदर्भ में प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर 5 योजनाएं बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये 5 योजनाएं आपको पढ़कर जानी है। इसमें से छोटे प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 5 स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में जो है वो है महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन करें। तो महाराणा प्रताप जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, एबेसैदे की दृष्टि से, 1 नंबर की दृष्टि से और 2 नंबर की दृष्टि से। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संघर्ष हुआ, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, अकबर ने अपने 4 प्रतिनिधि समझौते के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजे। उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि वो प्रतिनिधि कौन थे, उनका क्रम पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब जो है वेरी इंपॉर्टेंट है ये अध्याय आपकी दृष्टि से महाराणा प्रताप और अकबर के संदर्भ में। तो इसमें रेजिस्टेंस ऑफ महाराणा प्रताप विद अकबर, ये आपको अच्छी तरह पढ़कर जाना है। ये भी जो है 9 नंबर जो है प्रश्न, ये भी पाठ नंबर 2 के संदर्भ में ही है और शिवाजी से रिलेटेड है। ये पुरंदर की संधि व इसके प्रावधान बताएं। देखिए साथियों, शिवाजी से संबंधित जो सामान्य जानकारी हैं कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, शिक्षक का इनके क्या नाम था, और सबसे पहले कौन से किले पर इन्होंने अधिकार किया, किस किले को अपनी राजधानी बनाई। तो शिवाजी जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। और इसके संदर्भ में यदि 2 नंबर का प्रश्न बनेगा तो वो बनेगा पुरंदर की संधि। पुरंदर की जो संधि है वो किनके मध्य हुई और इस संधि के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। तो ये संदर्भ में प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित आ सकता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर एंड इट्स प्रोविजंस। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10, मुगल कालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। ये आपको प्रश्न जो है वो 4 नंबर की दृष्टि से तैयार करके जाना है। वैसे तो ये पाठ नंबर 2 के अंतर्गत आ रहा है और पाठ नंबर 2 जो है वो 6 अंकों का है,
ज़्यादा संभावनाएं 2 नंबर और 1 नंबर के प्रश्न आने की हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है मुगलकालीन प्रशासन की विशेषताएं, ये आप थोड़ा सा विस्तार से पढ़कर जाएं 4 नंबर की दृष्टि से। मेन फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में तीसरा जो अध्याय आता है, वो अध्याय जो है उसमें 1857 की क्रांति है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, इसके अलावा जो किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 11 है वो पाठ नंबर 3 से संबंधित है, और पाठ नंबर 3 जो है वो 7 अंकों का है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों पाठ जो हैं वो बहुत ही बड़े पाठ हैं और अधिक अंक प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्याय हैं, क्योंकि पहला अध्याय 5 अंक का है, दूसरा 6 का है और तीसरा है 7 अंकों का, और चौथा जो विश्व इतिहास है वो है मात्र 2 अंकों का। इस तरह से भाग 1 जो इतिहास का है वो कुल 20 अंकों का अध्याय है। तो प्रश्न 11 देख लीजिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना जो था। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत अन्य कारण भी पढ़ के जाएं, ज़्यादा संभावनाएं तात्कालिक कारण पूछे जाने की है। इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति के परिणाम जो हैं वो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों के जो नाम हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए साथियों, मानचित्र का जो प्रश्न आता है 24वां और 25वां, उसकी दृष्टि से ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मैंने क्रांति के केंद्र लिखे हैं दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, जगदीशपुर, मेरठ। ये जो स्थान हैं जो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, ये आपको मानचित्र में अंकित करने आने चाहिए। तो इन केंद्रों का आप मानचित्र में अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में ये स्थान है, क्योंकि सबसे पहला और अहम काम आपको मानचित्र में यही करना है कि भारत के सभी 28 राज्यों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 33 जिलों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जिले और राज्यों की स्थिति नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी स्थान का मानचित्र में अंकन नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न आ सकता है छोटा। कहाँ हुई? ये भी आ सकता है। और इसकी स्थापना के कारण, ये बड़ा प्रश्न आ सकता है 4 नंबर का, क्योंकि ये अध्याय 7 नंबर का है, अध्याय 3। तो कांग्रेस की स्थापना के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त परिचय दें। मतलब एक तरह से टिप्पणी हो गई है, जैसे प्लासी का युद्ध, ये आपको पढ़ के जाना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, कौन विजयी रहा। इसी तरह से बक्सर का युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध, ये पहले आ ही चुका है प्रश्न जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के संदर्भ में, ये आप अच्छी तरह पढ़ के जाइए। इसके अलावा पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। अब चूंकि मराठा शक्ति हमारे सिलेबस में है, इसलिए आप पानीपत का तृतीय युद्ध भी पढ़कर जा सकते हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय युद्ध तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने हैं। अगला देखिए, इसी अध्याय में से प्रश्न बन सकता है, असहयोग आंदोलन। जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन थे, उन आंदोलनों को आप अच्छी तरह पढ़िए। उनमें से छोटा प्रश्न भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और 6 नंबर का प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्ति में भूमिका आपको याद करनी है। या तो असहयोग आंदोलन की भूमिका पूछी जाएगी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका पूछी जाएगी, या भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका पूछी जाएगी। ये तीनों आंदोलन एक साथ आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ज़्यादातर जो संभावनाएं मुझे लगती हैं वो यही है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो ज़्यादा चांस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाने के। तो रोल ऑफ नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपको ध्यान से पढ़ना है।
अब देखिए अध्याय 3 में ही किसान आंदोलन भी हैं, तो किसान आंदोलनों में आपको जो आंदोलन पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे हम यहाँ उन्हीं प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है वो आपको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना है। इसमें से छोटे प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर का प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। अब देखिए इतिहास में जो चौथा अध्याय है, अंतिम अध्याय इतिहास का है, वो आएगा 2 नंबर का, और इसमें क्या है, ये है विश्व में औद्योगिक क्रांति। तो विश्व इतिहास का एक ही पार्ट है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इसमें आपको 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो जाहिर सी बात है या तो एबसैदा आ जाएगा या फिर रिक्त स्थान या 1 नंबर का एक शब्द का या एक वाक्य का उत्तर पूछा जाएगा। इसमें आप कोई बड़ा प्रश्न उत्तर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक क्रांति का आपको मीनिंग याद करना है, अर्थ याद करना है। और देखिए साथियों, जो प्रमुख औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनों का आविष्कार हुआ, उन मशीनों का नाम क्या था और उन मशीनों के प्रमुख जो आविष्कारक थे, इन्वेंटर्स थे, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो इसमें से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी अपने जानकार 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी ये वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो प्रदर्शित किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। विद्यार्थियों, अब हम पार्ट 1 के पश्चात बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने पाठ नंबर 1, 2, 3 और 4 का संपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है, और इसके पश्चात जो पार्ट 2 है वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, और इसके अंतर्गत पाठ आएंगे पाठ नंबर 5, 6 और 7, और तीनों पाठ कुल मिलाकर 20 अंकों के पूछे जाएंगे। जैसे पाठ नंबर जो 5 है वो है लोकतंत्र, वो 5 नंबर का आएगा। पाठ नंबर 6 जो है वो केंद्र सरकार है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 7 नंबर का है। और पाठ नंबर जो 7 है वो है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, वो है 8 नंबर का। इस तरह से राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का जो भाग 2 है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का, वो कुल कितने अंक रखेगा? 20 अंक। तो 20 अंक का ही इतिहास का प्रश्न आएगा और 20 अंकों के ही आएंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं इस पर। पहला प्रश्न देखिए, ये है पाठ नंबर 5 से संबंधित है ये, और पाठ नंबर 5 का नाम मैंने आपको बताया है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और 5 नंबर का है, इसलिए आपको कुछ अलग करने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में आपको लोकतंत्र की परिभाषा याद होनी चाहिए। सामान्य रूप से आपको लोकतंत्र के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। विशेष रूप से जो है आपको अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी याद होनी चाहिए, और लोकतंत्र की विशेषताएं आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र का अर्थ तथा इसकी विशेषताएं बताएं। अब देखिए बड़ा प्रश्न जो इसके संदर्भ में आ सकता है, 2 नंबर का ही आने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि कुल 5 अंकों का है ये, और 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है एबेसेदा का भी इस पाठ में से। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए, मतलब वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोकतंत्र को सफल बना सकती हैं। ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है पाठ नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र प्रशासन से। देखिए इसमें लोकसभा और राज्यसभा के गठन व संरचना का आपको अच्छी तरह अध्ययन करना है। लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है, लोकसभा की सदस्यता कैसे हासिल की जा सकती है, और इसी तरह से राज्यसभा का गठन कैसे किया जाता है, इसकी संरचना क्या है, सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके संदर्भ में जो प्रश्न बनता है पाठ नंबर 6 से संबंधित वो है 7 अंकों का प्रश्न। तो छोटे प्रश्न आ सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के गठन व संरचना से संबंधित। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से इसको, क्योंकि बड़ा प्रश्न बनेगा इसके संदर्भ में।
राष्ट्रपति की सामान्य तथा आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। तो सामान्य जो शक्तियां हैं, जैसे कार्यपालिका शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, सैनिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां होती है सामान्य शक्तियां। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य और आपातकालीन दोनों शक्तियों का वर्णन पूछे, या तो सामान्य शक्तियां आएगी या फिर आएगी आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। ये तीनों जो शक्तियां होती हैं इनको बोला जाता है आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसिकल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो जनरल एंड इमरजेंसिकल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह तैयार करना है। बड़ा प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न है राष्ट्रपति पद हेतु निर्धारित योग्यता, क्वालिफिकेशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचन इसका कैसे होता है, कौन सा निर्वाचन मंडल है, कौन कौन इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये आपको अच्छी तरह पढ़ के जानी है। छोटे प्रश्न जो हैं वो इन टॉपिक्स में से निश्चित आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए राज्य प्रशासन जो अध्याय 7 है वो 8 नंबर का आएगा। उसमें आपको जो बड़ा प्रश्न तैयार करना है वो करना है राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की शक्तियों का उल्लेख करें। या तो राज्यपाल के संदर्भ में पूछा जा सकता है या फिर मुख्यमंत्री के संदर्भ में पूछा जा सकता है, शक्तियों का उल्लेख करें। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं पाठ नंबर 5, 6 और 7 के संदर्भ में। और ये तीनों पाठ जो हैं वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं और कुल कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के। अब देखिए इसके बाद में भाग 3, पार्ट 3 पर अपन बात करेंगे। भाग 3 के अंतर्गत कुल 5 पाठ हैं, पाठ नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। और ये जो भाग है ये संबंधित है ज्योग्राफी, भूगोल से। और इस पार्ट 3 में से जो हैं 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे 8वां जो पार्ट है वो 2 नंबर का है, जो जल संसाधन से संबंधित है। पाठ नंबर 9 जो है वो भारत में कृषि है, जो 3 नंबर का है। पाठ नंबर 10 जो है वो खनिज और ऊर्जा संसाधनों से संबंधित है, जो 5 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पाठ नंबर 11 जो है वो विनिर्माण उद्योगों से संबंधित है, 4 नंबर का। और पाठ नंबर 12 जो है ये है मानव संसाधन से संबंधित। और कुल जो हैं इनके जो अंक हैं वो कितने अंकों का है, 18 अंकों का। तो अभी बात करते हैं इसकी अपन। सबसे पहला जो प्रश्न है इस भाग का बनता है वो कुछ जल संसाधन से संबंधित परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं आपको याद होनी चाहिए और इन परियोजनाओं का मानचित्र में अंकन भी आपको आना चाहिए। भाखड़ा नांगल परियोजना, जैसे आपको पूछ ले कि भाखड़ा नांगल परियोजना को मानचित्र में अंकित कीजिए, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। तो ये तीनों राज्य आपको याद होने चाहिए। वैसे विशेष रूप से परियोजना पंजाब की है क्योंकि सतलज नदी पर पंजाब में ही ये भाखड़ा और नांगल स्थानों पर बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको चंबल परियोजना ध्यान में रखनी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है चंबल परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो प्रश्न आ सकता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताएं। इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना, ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। बांसवाड़ा राजस्थान और गुजरात की परियोजना है ये। बिसलपुर परियोजना ये टोंक जिले की परियोजना है, ये भी आपको पढ़ के जानी है, मानचित्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और जल संसाधन के संदर्भ में जो योजना आ सकती है वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इस योजना के बारे में भी आप 2-3 वाक्य ध्यान में जरूर रख कर जाएं। और विशेष रूप से ये जो पाठ है, पहला जो प्रश्न है ये पाठ 8 के अंतर्गत है और मात्र 2 नंबर का ये अध्याय आएगा। तो मुख्य रूप से आप एबेसद और 1 नंबर वाले प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें इस अध्याय के संदर्भ में। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न बनता है इस पार्ट में से वो है खरीफ, रबी और जायद फसलों के उदाहरण।
आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं। और इसके अलावा गेहूं और चावल, ये जो दो फसलें हैं, इन दोनों फसलों के लिए आवश्यक जो दशाएं हैं वो आपको निश्चित रूप से पढ़कर जानी है, क्योंकि 3 नंबर का ये अध्याय आएगा भारत में कृषि, और कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न इसमें से बनेगा नहीं, तो छोटे प्रश्न बनेंगे। गेहूं के लिए आवश्यक तापमान कितना है, वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे कम गेहूं उत्पादक कौन सा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है। इसी तरह से चावल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो है वो अध्याय जो है वो है खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये 5 नंबर का आएगा। तो आप अच्छी तरह से बड़े प्रश्न के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न इसमें से बन सकता है कि भारत की प्रमुख खनिज पेटियों का उल्लेख करें। तो भारत की प्रमुख खनिज पेटियां जो हैं, मेन मिनरल बॉक्सेस ऑफ इंडिया, ये आपको प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से तैयार करके जाना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इसी अध्याय में से बनेगा, कोयला तथा पेट्रोलियम का विस्तार से उल्लेख करें। तो कोयला जो है, कोयले के बारे में आप सारी जानकारियां लेकर जाइए कि कोयले की किस्में कितनी होती हैं, सबसे बेस्ट जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, राजस्थान में कौन से कोयले की किस्म पाई जाती है। इसके अलावा कोयले का जो वितरण है वो भी आपको मानचित्र की दृष्टि से याद होना चाहिए। कौन कौन से राज्य जो हैं वो प्रमुख कोयला उत्पादक हैं, वो आपको मानचित्र की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह से पेट्रोलियम के संदर्भ में भी आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करनी है और मानचित्र की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो अध्याय आता है इसके अंतर्गत भूगोल में, वो अध्याय नंबर 11 है जो विनिर्माण कारखानों से संबंधित है, और 4 नंबर का प्रश्न आता है इसमें। अब इसमें देखो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें पर्टिकुलर राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा आपको। तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, किस नाम से स्थापित किया गया। इसी तरह से चीनी उद्योग के बारे में आप जानकारी प्राप्त करके जाइए अच्छी तरह, और संगमरमर उद्योग के बारे में भी आप ढंग से पढ़ के जाइए। इन तीनों उद्योगों के संदर्भ में आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा निश्चित रूप से प्रश्न आ सकता है औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण का मतलब है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इसके बारे में ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा को आप पढ़कर जाइए। 2 नंबर का प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से यहाँ बन सकता है। अगला जो प्रश्न है वो अध्याय 12 के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा, और इस 12 नंबर अध्याय का नाम है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें जनसंख्या से संबंधित हैं सारे के सारे तथ्य, और ये 2 प्रश्न जो हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, बड़े प्रश्न बन सकते हैं। 4 नंबर का आएगा ये अध्याय। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, इसी तरह से भारत की जनसंख्या की विशेषताएं न पूछकर आपको राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं भी पूछ सकता है। अब देखिए मेन फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, इसमें आपको क्या करना है। अगर भारत की जनसंख्या की विशेषताएं पूछे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या डाल दोगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी रही है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। 2 नंबर पॉइंट पे आप डाल सकते हो कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, सबसे कम किसका है। एक आप डाल सकते हो साक्षरता दर जो है वो कितनी है भारत की, कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा है, कौन से राज्य की सबसे कम है। इसी तरह से लिंगानुपात जो है वो भारत का कितना है, और सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, सबसे कम किस राज्य का है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, आपको याद करने पड़ेंगे इस अध्याय के संदर्भ में। इसी तरह से राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं पूछे तो आपको जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी रही है वो आपको लिखनी है, और भारत में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है ये आपको याद होना चाहिए। लिंगानुपात की दृष्टि से जो है वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राजस्थान के किस राज्य का है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो आप समझ गए होंगे ये प्रश्न, ये टोटल आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें आप मिल सकते हैं आपको।
इसके अलावा सीधा प्रश्न इसमें एक बनेगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो इसमें कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्वेश्चन जो है ये आपको तैयार करके जाना है अच्छी तरह से। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये आपको निश्चित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 4 की, पार्ट 4, जो संबंधित है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से। और ये जो भाग 4 है ये कुल 13 अंकों का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं जो अर्थशास्त्र से संबंधित हैं? पाठ नंबर 14, 15 और 16। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, पाठ नंबर 13 और पाठ नंबर 17 पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पाठ 14, 15 और 16, 14 नंबर जो पाठ है वो 3 नंबर का है, जो आर्थिक नियोजन से संबंधित है। पाठ नंबर 15 जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियों से संबंधित है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये 6 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पाठ नंबर 16 जो है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, ये है 4 नंबर का। तो 14 नंबर है 3 नंबर का, 15 है 6 नंबर का और 16 नंबर जो पार्ट है वो है 4 नंबर का। इस तरह से कुल 13 नंबरों का ये पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इसमें पहला जो प्रश्न आपको ध्यान में रखना है वो है आर्थिक विकास का अर्थ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग जो है, अर्थ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 3 नंबर का ये प्रश्न से संबंधित ये पार्ट है। और मेरा जहाँ तक मानना है तो इसमें कोई बड़ा प्रश्न तो बनेगा नहीं, एक एक नंबर का प्रश्न बनेगा इसमें, या तो 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा या फिर एक प्रश्न आ जाएगा 2 नंबर का। इसमें छोटा जो आपको ध्यान में रखना है प्रश्न के रूप में वो है भारत का लेखा वर्ष, कि भारत का लेखा वर्ष क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आ जाता है छोटा कि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख आधार, ये 2 नंबर का आ सकता है। तो मानव विकास जो सूचकांक है उसके प्रमुख आधार जो हैं वो क्या हैं, तो उसके प्रमुख आधार आपको ध्यान में रखने हैं कि उसके 3 आधार जो हैं वो प्रमुख माने गए हैं। इसके अलावा नीति आयोग के संदर्भ में ये 2 नंबर का प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से आ सकता है, या 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, किसके स्थान पर हुई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है, और स्थापना जब हुई थी तो इसका उपाध्यक्ष कौन था, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दूसरा जो अध्याय इसमें आता है, अध्याय नंबर 15, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां। ये देखिए 6 नंबर का पार्ट है और निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर इस पाठ में मिल सकते हैं यदि आपने ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो प्रश्न हैं ये आपने अगर याद कर लिए हैं तो पूरे 6 में से 6 नंबर आप ले जा सकते हैं। इसमें आपको देखिए नवीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां बताइए। तो इसके अंदर आपको ये तीनों तथ्य बताने हैं, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बारे में यदि आपने सही ढंग से व्याख्या कर दी है तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल सही हो सकता है आपका, और बड़ा प्रश्न भी इसके संदर्भ में निश्चित रूप से परीक्षा में बनेगा। इसके अलावा इस अध्याय में आपको ध्यान में रखना है स्वदेशी की अवधारणा। स्वदेशी की जो अवधारणा है वो आपको अच्छी तरह से पढ़कर जानी है, छोटा प्रश्न आ सकता है। और भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है 3 नंबर का, या मतलब 2 नंबर का प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछा ही जा सकता है। 6 नंबर का तो इसमें कोई बनने वाला प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ये पूरा पाठ ही 6 नंबर का है, तो 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसी तरह से अगर बड़ा प्रश्न आएगा तो वो बड़ा प्रश्न जो है वो 4 नंबर का ये आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां समझाइए। इसके बाद में जो प्रश्न बनता है अध्याय नंबर 16 से, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां देखिए, ये 2 चुनौतियां हैं, एक तो निर्धनता पॉवर्टी है और एक बेरोजगारी है अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चुनौतियां हैं वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां जो आपके सिलेबस में है। इनमें से किसी का भी कारण आपसे पूछ सकता है, निर्धनता का कारण पूछा जा सकता है, बेरोजगारी के कारण पूछे जा सकते हैं, या फिर निर्धनता को दूर करने के उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर बेरोजगारी दूर करने के उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं।
इस तरह से ये भाग 4 जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। कुल 13 अंकों का है ये, और इसमें पाठ 14 और 15 और 16 आएंगे। अंतिम जो भाग है वो है भाग 5। भाग 5 में जो है वो पाठ नंबर 18, 19 और 20, ये 3 पाठ हैं। और इसमें पाठ नंबर जो 18 है ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और सूचना के अधिकार से संबंधित, और इसमें वैधानिक जागरूकता भी है। ये 5 नंबर का पाठ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 18 नंबर पाठ। इसके अलावा 19वां पाठ और 20वां पाठ ये 2-2 नंबर के हैं, तो कुल 9 नंबर के ये 3 अध्याय हैं पार्ट 5 में। इसमें देखो साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है, क्योंकि ये जो पाठ है ये 5 नंबर का आएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है आपको 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं का जो शोषण हो रहा है ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, इसके कारण आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जो अधिकार प्राप्त हैं ये अधिकार आपको याद करने हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स ये आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। और इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में भी आपको कम से कम 5-7 वाक्यों का उत्तर पढ़कर जाना है, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और सूचना का अधिकार ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पाठ नंबर 18 के। अब देखिए, इसके अलावा जो पाठ नंबर 19 है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है, रोड सेफ्टी एजुकेशन से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको कॉमन जानकारियां पूछी जाएगी। सड़क सुरक्षा से संबंधित आपको जो अनिवार्य तथ्य हैं, सामान्य बातें हैं, वो पढ़कर जाना है परीक्षा की दृष्टि से। और पाठ नंबर जो 20 है वो किससे संबंधित है? वो स्वच्छता से संबंधित है और कचरा प्रबंधन से। तो क्लीनलीनेस से संबंधित है ये। तो स्वच्छता से संबंधित जो है वो सामान्य जानकारियां जो हैं आपको, जो आपकी किताब में दे रखी हैं, वो आपको सामान्य रूप से पढ़कर जरूर जानी है। इस तरह से अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे इन प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि इनके बाहर कोई भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया है विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, और बेल आइकन को दबाकर ही आप मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।